प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज। आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। यह है 15 मिनट का चक्रव्यूह। जैसा कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक श्रृंखला लेकर आऊंगा जिसमें मैं 15 मिनट में आपको 25 प्रश्न कैसे डील किए जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कैसे सॉल्व किए जाएं, क्योंकि हो सकता है ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ जाएं 2-3 कि जो आपको छोड़ने ही पड़ जाएं, या फिर छोड़ने ना पड़े तो आपका समय ज्यादा लग जाए तो वैसे ही छूट जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि 15 मिनट में 25 प्रश्न को डील कैसे करना है, या यहां इस श्रृंखला में हम यही सीखेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न पे अपने ईगो के साथ में उसको सॉल्व किया जाए कि भाई मेरा ईगो कहता है कि इसको सॉल्व करना ही करना है। नहीं, ईगो को साइड रखना है। कई बार ऐसा होता है ना, कैसे हुआ हुआ कैसे नहीं, आखिर लाइए मैं दोबारा करूंगा, नहीं। अब एक अच्छी रणनीति के साथ आपको रीजनिंग सॉल्व करनी होगी। यानी कि 15 मिनट में यदि आपको मैक्सिमम प्रश्न करने हैं तो आपको प्रश्नों को छोड़ना सीखना होगा। कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना है ये भी हमें सीखना होगा, और हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन करने वाला है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाला है। तो आज इस श्रृंखला में मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही लेकर आया हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि पैटर्न सेम टू सेम। मतलब यदि एक पेपर में, एक शिफ्ट के एक पेपर में 4 श्रृंखला के सवाल थे तो चारों हैं। एक एड्रेस मैचिंग का सवाल था या 2 एड्रेस मैचिंग के सवाल थे तो दोनों हैं। तो आप इसे ऐसा नहीं कह सकते कि 15 मिनट में 25 प्रश्न सर करवाना चाहते थे इसलिए उन्होंने आसान रख लिए या मॉडरेट रख लिए या कठिन। नहीं, ये मैंने नहीं रखे, ये आपका एक्चुअल पेपर मान लीजिए कि आपके पेपर में एज इट इज पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जो पेपर में पूछे गए थे वैसे ही क्वेश्चंस को हम 15 मिनट में करने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लाइव टाइमर के साथ मैं आपके लिए क्वेश्चन सामने रखूंगा और एक टाइमर लगाऊंगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को जब तक देखिए तब तक मैं आपके लिए यहां पर एक टाइमर अरेंज करता हूं। ये टाइमर हमेशा चलेगा, हर प्रश्न के साथ चलेगा। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, देखते ही सबसे पहले तो समझना सीखिए कि चैप्टर कौन सा है, चैप्टर के साथ साथ टाइप कौन सा है। जितनी जल्दी आप ये चीजें समझेंगे उतनी ही जल्दी आप उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपका एड्रेस मैचिंग का। जैसा कि आपको पता है इस बार नया टॉपिक पूछा गया था। तो उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए पते के समान है। तो आपको दिया गया पता यह है कि मीनल गुप्ता 102। तो आप चेक करो, मीनल गुप्ता 102 सभी में दिया हुआ है। कहता है सिल्वर ओक्स, तो देखो सिल्वर ओक्स भी सभी में दिया गया है। आपको कॉमा भी चेक करना, देखो कॉमा इसमें है तो सभी में कॉमा है। सेक्टर वार है तो सभी में सेक्टर वार है, लेकिन सर यहां डैश नहीं है। देखो आप डैश नहीं है, यहां डैश लगा दिया, इसलिए ये सेम नहीं हो सकता। उसके बाद आप नोटिस करिए नोएडा, तो नोएडा सभी में दिया है। फिर है कॉमा, तो कॉमा सभी में है लेकिन इसमें कॉमा नहीं है, तो ये सेम नहीं हो सकता। आगे देखेंगे तो देखो 201 301, 201 301 सभी में है, इसमें नहीं है, तो ये सेम नहीं हो सकता। सेम होगा तो वो कौन सा होगा? ए होगा। कितने सेकंड लगे हमें? 48 सेकंड। ठीक है, तो भाई क्योंकि हमें एक एक ऑप्शन पढ़ने थे तो समय तो ज्यादा लगना ही था इसमें, लेकिन कुल मिलाकर हमारा आंसर ए आया। ए को उसने 1 लिख दिया है तो आप इसको यहां पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसने 1 लिखा है। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूं फिर से एक टाइमर चला देंगे। ये लीजिए मैंने टाइमर चला दिया। ठीक है, ये मैंने टाइमर चला दिया। आप नोटिस करिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है स्टूडेंट शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो कर दो, जैसे ही उसने कहा कर दो। सबसे पहले क्या लगाओगे? वर्णमाला के क्रम में डी, फिर ई लगेगा, फिर क्या लगेगा कि सर एन लगेगा, फिर क्या लगेगा सर एस, फिर डबल टी लगेगा, फिर यू लगेगा। सर लगा दिया। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उस अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं जो बाएं से दूसरे मींस सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, और जो अक्षर समूह में दाएं से चौथे यानी कि फोर्थ फ्रॉम द राइट, फोर्थ फ्रॉम द राइट ये हुआ के बीच में आते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आते हैं। आपने यदि चैप्टर पढ़ा है तो आप समझ गए ये 19 पर होता है, ये 5 पर होता है। 19 में से 5 घटाएंगे 14 होगा, 14 में से 1 घटाएंगे 13 होगा। वही आपका आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बच जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बिना समय बर्बाद किए हुए। तो आप देखो 2 प्रश्न हुए हैं, 1 मिनट 39 सेकंड में हमने इनको कर लिया।
हमें ये भी सीखना है कि ये करने वाला प्रश्न था इसलिए हमने किया, कभी छोड़ने वाला भी आएगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी। जैसे अगला प्रश्न आपके सामने आया, आप नोटिस करिए, ये एनालॉजी का सवाल है। अब इसमें आपको एक रणनीति लगानी, एक स्ट्रेटजी। क्या? ऑप्शन देखिए सभी के से शुरू हो रहे हैं, यानी कि पहला लेटर मुझे चेक करना ही नहीं चाहिए, यहां से के ही बनेगा मुझे पता है, मैं दूसरा चेक करूंगा। हमने देखा G7 O15 प्लस 8 हो गया, M13 में 8 प्लस करूंगा 21, 21 का मतलब यू सिर्फ बी बॉम्बे में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो देखो ये प्रश्न मुझे लगता है 20 सेकंड 25 सेकंड में ही सॉल्व हो गया होगा। तो हर प्रश्न की ड्यूरेशन अलग होगी, जैसा प्रश्न होगा उसी तरीके से समय भी ले रहा होगा। आसान था तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। टाइमर शुरू करके मैं अगले प्रश्न पर पहुंचा तो आप देखो फिर से एक एनालॉजी का ही सवाल है। नोटिस करिए सबके पहले लेटर सेम नहीं है, तो आप पहला चेक कीजिए। टी से वी 2 प्लस, डब्ल्यू में 2 प्लस करूंगा तो वाई, वाई से ये शुरू नहीं है। अब देखो आई से जे की बात यदि मैं करता हूं तो +1, तो ओ में +1 करूंगा तो पी सर इसमें नहीं है। आगे देखो एम से ओ सर +2, आर में 2 प्लस करूंगा तो टी, सर टी इसमें नहीं है, आंसर होगा ए। उम्मीद करता हूं ये बात भी इतनी ही आसानी से समझ में आई होगी और आप इतने ही समय में इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका पैटर्न है सेम टू सेम। एनालॉजी के 3-4 सवाल, सीरीज के नंबर लेटर सीरीज के 5-6 सवाल, नंबर सीरीज के 3-4 सवाल, वैसा ही पैटर्न मैंने रखा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सर 15 मिनट में कराने के चक्कर में आपने आसान प्रश्न ले लिए या सीरीज के ज़्यादा ले लिए या एनालॉजी के ज़्यादा ले लिए। नहीं, जैसा पेपर में आया वैसा का वैसा ही। बस मैं आपको इन्हें सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं कि 15 मिनट में अधिकतम मैक्सिमम प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइमर शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। तो देखें एनालॉजी का सवाल है। आप देखो ऐसे चेक किया करो, पहला लेटर +2 हो रहा है तो आगे भी +2 करके पी, इससे काफी मदद मिलती है। इतनी मदद के आंसर ही आ गया कि आंसर ही आ गया। हम क्या करते हैं, हम पूरा चेक करने में लगे आंख बंद करके, ऑप्शन को देख ही नहीं रहे भाई, ऑप्शन को देख ही नहीं रहे। क्या फायदा होगा? सेकंड लगाए मैंने कितने पता है? 5, आंसर आ गया हमारा। तो बस यही रणनीति है, ऑप्शन को जरूर देखिएगा, ऑप्शन देखकर आपको प्रश्न सॉल्व करना है। मैंने फिर से टाइमर चला दिया और टाइमर चलाने के बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आया हूं। तो आप नोटिस करिए, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में, अब देखो हम इस भाषा को पढ़ रहे हैं, वो कह रहा है कि जो अलग हो, जो पालन ना करता हो, बाकी से मैच ना करता हो, उसे ढूंढिए। यदि हम अच्छे से प्रैक्टिस किए तो देखते ही समझ में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन का सवाल है, ऑड वन आउट करना है। तो देखो K -2 I -2 G, K11 पर I 9 पर G7 पर M13 पर K11 पर I 9 पर O15 पर M13 पर K11 पर, सही लिखा है ना? N14 पर K11 पर H8 पर, सब में सही लिखा है। फिर कैसे अलग करूं? अब आप देखो K11 पर I 9 पर -2, I 9 पर G2 7 पर -2 हो गया, M से K -2 हो गया, K से I -2 हो गया, O से M -2 हो गया, M से K -2 हो गया, N से K -3 हुआ है। सर यही अलग है, बाकी सब में -2 हो रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपने देखा कि इस बार जो क्लासिफिकेशन के सवाल आए हैं ना, मतलब प्रीवियस ईयर जो एडुकेटिव बेस्ड हैं, वो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। अभी आप और भी देखना, क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, श्रृंखला मींस सीरीज, इनसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बने थे, तो इनकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टाइमर को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से मुझे लगता है क्लासिफिकेशन का ही सवाल है। अब बीइंग अ स्टूडेंट मैं तो फिर से भाषा पढ़ने लग जाऊंगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न 3 संख्याएं समान है, एक अलग है, वो जो पालन नहीं करता उसे पहचानिए। मैं कह रहा हूं आप देखते ही समझ जाया करो सवाल क्लासिफिकेशन का है। ठीक है, तो आपको फायदा मिलेगा। देखना भैया, ABCDEFGHI JKL A1 B2 C3 ठीक है, D4 E5 F6 ठीक है, G7 H8 I0 ठीक है, J10 K11 L12 ठीक है। यहाँ पर A से B +1 D E F G H I J K L सब में +1 है। स्किप कर दिया मैंने क्वेश्चन को। क्यों कर दिया? क्योंकि अभी मेरे समझ नहीं आ रहा, मैंने स्किप कर दिया। अगला सवाल तो देखते ही स्किप करने वाला आ गया। भाई पजल है, देखो इमारत में 6 अलग अलग
मंजिलों में रह रहे हैं। तो स्किप करने वाला सवाल है, क्योंकि पजल में थोड़ी सी समस्या हमको आ रही होती है, तो हमने इसको स्किप कर दिया। आगे देखें, श्रृंखला का सवाल आया सीरीज का। आप नोटिस करिए लेटर की सीरीज है। आप नोटिस करिए m+1 n होगा, n+1 o होगा, o+1 p होगा, p+1 q होगा। q से शुरू होने वाले दो ऑप्शन नहीं है मेरे पास। i+1 j+1 k+1 l+1 m होगा, तो m से शुरू होने वाला ये विकल्प है, ये नहीं है मेरे पास। आई होप समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंखला का लेटर सीरीज का सवाल आपके सामने। आप फिर से देखेंगे जरा, बी से ई, जैसे कि ये 2 पर, ये 5 पर, +3 हो गया। अब देखो, हमें अल्फाबेट के नंबर फटाफट याद होने चाहिए, तभी हम इन चीजों को फास्ट कर पाएंगे। सब में ही +3 हो रहा है, के में भी +3 कर दूंगा, तो 11 और 3 14, 14 का मतलब n होगा। देखो n से सारे शुरू हैं, फिर मैंने गलती कर दी, मुझे पहला लेटर चेक ही नहीं करना था, मुझे दूसरा करना था। आप देखो, r से u यानी कि 18 से 21 +3 है, 21 से 24 +3 है, 24 से 1 फिर से +3 है, 1 में फिर से +3 करूंगा, 4 4 का मतलब डी होगा। डी ऑप्शन डी में ही दे रखा है, यहां और किसी में है ही नहीं है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई बात समझ में? मैं टाइमर इसलिए रोक देता हूं कि आपको ऐसा फील ना हो कि सर गोली की रफ्तार से चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल में थोड़ा सा ऐसा एफर्ट लगाता हूं कि आप जैसा पेपर के प्रेशर में लगाते हैं। पेपर में भी तो हम जल्दी जल्दी करते हैं ना चीजें, कोशिश। ये कोई प्रैक्टिस सेशन थोड़े ना है, ये 15 मिनट का चक्रव्यूह है, उससे कैसे निकलना है उसकी रणनीति है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देंगे टाइमर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, श्रृंखला का सवाल है, सभी में W आया है, तो यहां भी W ही है। फिर देखो, Z से V -2 होता है कि नहीं, V से R -4 होता है। सर Z से V तो -4 ही होता है ना, 26 से 22 का मतलब -4 ही है। V से R भी -4 है, R से N भी -4 है, N में से -4 करूंगा, 10 10 का मतलब J होगा, सेकंड वाला लेटर जो इसमें नहीं है, इन दो में, इन तीन में है। आगे देखें, W से O हो रहा है, मतलब 23 से 15 हो रहा है, तो -8 है, और 15 से 7 हो रहा है, -8 है, 7 से 25 मतलब Y चला गया, G से Y फिर से -8 ही है। आप समझ रहे हैं, Z के बाद Y आया होगा। अच्छा, Y में से -8 करूंगा, 25 में से 8 गए, 17 का मतलब Q होगा। तो JQ से ना तो ये शुरू है, ये दोनों शुरू है। आखिरी लेटर भी चेक करना पड़ेगा भाई। T से H हुआ है, तो यदि मैं प्लस में जाऊं कि माइनस में, कि सर 20 से 8 -12 हुआ है। अभी 8 से 22, 8 इधर गया, 4 उधर गया, फिर से 12 माइनस हुआ। 22 से 10 फिर से 12 माइनस हुआ, 10 में से 12 माइनस करेंगे तो सर 10 वो गए, 2 उधर से गए, तो यानी कि X आएगा लास्ट में। X लास्ट में इसमें नहीं है, इसमें है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आ गई बात यहां तक? तो ये श्रृंखला भले ही लेटर की थी, लेकिन इसने आपको कहीं से भी ऑप्शन एलिमिनेशन करने नहीं दिया। अब एक श्रृंखला ऐसी थी कि एक बार में आंसर दे रही थी, है ना, ये वाली और बहुत बहुत स्पीड में आंसर दे गई थी, लेकिन इसने आपका ज्यादा टाइम लगवा लिया। ठीक है, ऐसे सवाल मिलेंगे, कुछ तो सेकंडों में सॉल्व, कुछ मिनट भी ले सकते हैं। तो हमें तो एवरेज टाइम निकालना है, 36 सेकंड एवरेज टाइम आएगा, तब 25 सवाल होंगे। हो सकता है विद्यार्थी होने के नाते हम पूरे 25 सवाल ना कर पाए, कोई बात नहीं। आपको सीखना है अधिकतम, यानी कि 20+ क्वेश्चन हम किस तरीके से कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं इस टाइमर को, बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे जरा, मैंने कहा पैटर्न वही है जो आपके पेपर में आया था, सेम टू सेम, आप उठाकर देखिएगा। m+1 n+1 o+1 p+1 q होगा, q से शुरू होने वाला ये ऑप्शन नहीं है। C से E +2 हो गया, E से G +2 हो गया, G से I +2 हो गया, I में +2 करूंगा तो K होगा, Q K से शुरू होने वाला ये ऑप्शन नहीं है। अब देखो, थर्ड लेटर दोनों का मैच कर रहा है, मैं क्यों चेक करूं, मैं तो करूंगा फोर्थ लेटर। I से P यानी कि +7 हो गया, P से W 4 और 3 7 फिर से +7 है, W से D +7 है, D में +7 करूंगा, 7 4 13 का मतलब 13 का मतलब सॉरी 7 4 11 का मतलब K होगा। K इसमें है लास्ट में, इसमें नहीं है, ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर बन जाता है प्यारे साथी। समझ में आ गई बात कि नहीं? सर 12 प्रश्न कितनी देर में हुए हैं? 8 मिनट 18 सेकंड में हुए हैं। 8 का दोगुना 16 मिनट, 16 का और 12 का दोगुना 24,
यानी कि लगभग 16 मिनट में 24 प्रश्न, तो 15 मिनट में 22-23 प्रश्न तो बनने ही चाहिए ना हमारे। अच्छा सर 12 क्वेश्चन हुए कहाँ हैं, दो तो छोड़कर ही आ रहे हैं हम। 12 कहाँ हुए हैं, दो तो छोड़े ही हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या एवरेज निकलता है हमारा प्रश्न करने का। कहता है वाट का संबंध पावर से है, तो पास्कल का संबंध किससे होगा? आपको पता है वाट किसकी यूनिट है कि सर शक्ति की, पावर की। ऐसे ही पास्कल किसकी है? प्रेशर की। ये वो प्रश्न है जो आते हैं तो ठीक, नहीं तो समय नहीं लगाते। आते हैं तो टिक होना है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज पर आधारित प्रश्न है। आपकी जनरल नॉलेज ही कमजोर है तो फिर हम आंसर कहां दे पा रहे होंगे इसका? मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं? तो इसमें तो टाइम लगना ही नहीं होता, जो जनरल नॉलेज पर आधारित एनालॉजी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला सवाल, मेकोंग का संबंध तिब्बत से है, तो अमेजोन का संबंध किससे होगा? तो ये एक रिवर है, ये तिब्बत से उद्गम होता है, इसका निकलती है मतलब। और अमेजोन रिवर कहां से निकलती है? मतलब जिस जहां से उद्गम होता है वो है पेरू। हालांकि इसे रोक देता हूं मैं, हालांकि इस क्वेश्चन को गलत माना गया। क्यों? क्योंकि जब अमेजोन रिवर निकलती है तो वो इन सभी देशों से होकर निकलती है ना, इसलिए उसको गलत दिया गया, एक बोनस नंबर भी मिल गया। लेकिन यदि हम इसको सही करने की कोशिश करें तो इसका रीजन यही है कि मेकोंग का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत है, और अमेजोन का जो उद्गम स्थल है वो पेरू है। तो अगेन सामान्य जानकारी पर आधारित एनालॉजी थी, आती है तो फटाफट, नहीं तो छोड़ देना ही होता है उसको। ठीक है, तो ये प्रश्न उन लोगों के लिए भी स्किपेबल है जिनको नहीं पता था, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना था। फिर नहीं पता था तो तुरंत स्किप कर दो और आगे बढ़ जाओ। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। फिर से विषम पहचानने की कह रहा है, ज्यादा भाषा पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो, प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी रखोगे तो समझ पाओगे। कह रहा है 2 3 5 11 13 17 4 6 8 7 19 23। तो आप नोटिस करोगे तो आपको एकदम से दिखाई दे रहा होगा क्या, कि एकमात्र ये वाला सेट है जो कि इवन नंबर्स में है। सर इवन तो ये भी है, लेकिन प्राइम है। देखो प्राइम नंबर 2 होता है, 3 5 11 13 17 7 19 23। ये प्राइम नंबर का सेट नहीं है, इसलिए अन्य से अलग हो जाता है, विषम हो जाता है। सिंपल सवाल, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल श्रृंखला है लेकिन नंबर की है ना। आपको बताना है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। आप नोटिस करो 3 से 12 से 7, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। तो ऐसे केस में ऑल्टरनेट सीरीज चल रही होती है, एकांतर श्रृंखला। यानी कि हम जो देखते हैं 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, लेकिन आगे जाऊंगा तो वो आगे बढ़ेगा ना सर। तो फिर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आना है तो 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 में 4 जोड़ूंगा तो 24 होगा। 24 ऑप्शन बी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। प्यारे साथी, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, क्लियर है। तो नंबर सीरीज देखा गया था कि कुछ डिफिकल्ट नहीं थी, या तो डिफरेंस से या फिर प्राइम नंबर से, इनसे रिलेटेड देखने को मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और श्रृंखला नहीं है एक्चुअली। कह रहा है आइडेंटिफाई दी ऑड नंबर, विषम को पहचान कर निकालना है। तो 2 3 5 7 11 13 17 20, देखते ही समझ में आ गया 20। क्यों? इवन है सर, इवन तो 2 भी है, लेकिन ये सब प्राइम है। 2 भी प्राइम, 3 5 7 11 13 17 सब प्राइम है, लेकिन 20 एक प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है प्यारे साथी। अगला सवाल ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन में ये इंट्रोडक्शन टाइप 2 3 3 सवाल देखने को मिले एक ही टाइप में। सवाल कहता है रानी ने कहा, किसने कहा? रानी ने। पेन नहीं उठाना है ऐसे सवाल के लिए। कहता है रानी, अच्छा एक चीज और, इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं सजेस्ट करता हूं, कि ब्लड रिलेशन के इस टाइप वाले क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन टाइप होते हैं, इनको आप कैसे किया करो? इनको आप किया करो हिंदी में, तो आप बेहतर कर पाएंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। रानी ने कहा फोटो में दिख रहा आदमी मेरी मां का दामाद है। रानी कह रही है मेरी मां का दामाद, तो मेरा ही पति हो गया, मतलब रानी का पति, लेकिन जीजा भी हो सकता है रानी का। रानी का आदमी कौन है? वो आदमी कौन है रानी का, ये पूछ रहा है। तो वो उसका पति है, पति हस्बैंड, ऑप्शन ए। जीजा तो है ही नहीं ना ऑप्शन में, तो हमें परेशान क्यों होना है? जीजा होता तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइन लगा देते, यदि दोनों होते तो।
ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक और सवाल देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन से ही आया है। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। मैं कहता हूं हिंदी में पढ़िए, बिना पेन उठाए काम हो जाएगा। क्या कहता है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक स्त्री ने कहा, एक पुरुष खड़ा है, उसकी ओर इशारा कर रही है एक स्त्री, क्या कहती है, उसकी माता, पुरुष की माता मेरे पिता की इकलौती बेटी। पुरुष की जो मां है ना, वो मेरे पिता की इकलौती बेटी है, मतलब मैं खुद हूं। मेरे पिता की इकलौती बेटी मैं खुद हूं, यानी कि उस पुरुष की मां भी मैं खुद ही हूं। तो कहता है पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, बेटा। जब मैं उसकी मां हूं तो वो मेरा बेटा है। बेटा मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है प्यारे साथी। मैंने आपसे कहा दो दो तीन तीन सवाल आए सेम टाइप के एक ही शिफ्ट में। आप देखो अगला सवाल, एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है, एक महिला खड़ी है, उसकी ओर इशारा कर रहा है कौन, जॉन। क्या कहता है कि वह मेरे चाचा के इकलौते बेटे मतलब मेरे भाई की पत्नी है। मेरे भाई की पत्नी मेरी भाभी है। वह महिला जॉन से किस प्रकार संबंधित है, भाभी भाभी भाभी, ये रही सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, पेन उठाने की जरूरत तो नहीं है। चलो अगला सवाल बनाकर दिखाओ फटाफट से। एक मनुष्य ने कहा, एक मनुष्य कहता है, एक मनुष्य ने कहा कि मेरी माता के पति मतलब मेरे पिता का इकलौता पुत्र मतलब मैं खुद तेरी बहन के भाई का पिता है। तेरी बहन के भाई का पिता तेरा भी पिता है, यानी कि मैं खुद तेरा ही पिता हूं। वह आदमी आपसे किस प्रकार संबंधित है, पिता के तौर पर, यानी कि ऑप्शन बी। मैं दोबारा समझा देता हूं आपको, टाइमर रोककर। एक मनुष्य ने कहा कि मेरी माता के पति का इकलौता पुत्र मेरी, एक मनुष्य कह रहा है मेरी माता के पति मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं खुद यहां पर मैं आ चुका हूं। मैं मतलब कौन, ये मनुष्य मैं आ चुका हूं। कहता है तेरी बहन के भाई का पिता है, तेरी बहन का भाई तेरा भाई का पिता तेरा पिता, यानी कि मैं तेरा ही पिता हूं, मैं तेरा ही पिता हूं। वह आदमी आपसे किस प्रकार संबंधित है, पिता के तौर पर संबंधित है। बोलो बात समझ में आई। टाइमर करो चालू, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओ। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल पता चलता है इस लाइन को पढ़कर, ए इज फेसिंग नॉर्थ, बी इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ ए। छोटा सा सवाल दिख रहा है तो इसे तो बना सकते हैं, इसे छोड़ने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे। मैं दो सवाल छोड़कर आया हूं, ध्यान रखिएगा, इसे छोड़ने की जरूरत नहीं लग रही। कह रहा है ए उत्तर की ओर उन्मुख है, ए इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, कर दिया सर। बी ए के दाएं दूसरा है, ए का दायां मींस राइट, इधर एक दो दूसरे नंबर पर हमने बी को बिठा दिया सर। बी के ठीक बाएं कौन है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ये बताना है। मैं कैसे बता पाऊंगा कौन है सर, नाम ही नहीं पता मुझे। आंसर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अच्छा बी ए के दाएं दूसरा बोला, ए के दाएं एक दो, हमने बी यहां बिठा दिया। इवन बी का भी फेस नहीं पता हमको, बी का भी फेस नहीं पता, ए का ही पता है। बी के बाएं कौन है हम कैसे बता पाएंगे। आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। सिंपल था तो हमने बना लिया, बड़ा सवाल होता तो हो सकता है हम इसको स्किप भी कर देते। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका फिर से कहां से आया है प्यारे साथी। लो टाइमर हो गया बंद, टाइमर हो गया बंद, 15 मिनट हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन कर पाए बताइए, कितने क्वेश्चन हुए कि सर देखो 24 ये रह गया, 25 ये रह गया और दो सवाल उधर रह गए, यानी कि कितने क्वेश्चन रह गए, 4। कितने प्लस हो, कितने क्वेश्चन हो पाए हमारे, 21। लेकिन ये पहला सेट है। जब हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से होती चली जाएगी तो हम 21 को 22 भी कर सकते हैं और हो सकता है 23 भी कर लें। लेकिन व्यवहारिक तौर पर पूरे 25 प्रश्न कर पाए, ये शायद मुझे व्यवहारिक नहीं लगता है। ठीक है चलिए, हाँ इसमें वो टाइम भी इंक्लूड रहा होगा, थोड़ी बहुत मैं बात आपको बताता रह गया ये ऐसा है ऐसे होगा, ऑप्शन देखो उनमें वो ये वाली बातें भी इंक्लूड है। मे भी हो सकता है वो आधे मिनट की बातें हो इसमें, तो आधे मिनट का भी आधा मिनट तो हमने यहाँ एक्स्ट्रा ले ही लिया था। तो अब जो क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं छोड़ूंगा नहीं कराने, मुझे अभी वो भी है। तो बेसिकली हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 21 कर लिए आउट ऑफ 25। 15 मिनट में 21 प्रश्न डुएबल थे, डुएबल जो किए जा सकते थे। ठीक है, अब क्योंकि टाइमर का काम खत्म हो चुका है मैं इस टाइमर को हटा देता हूं। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, देखो क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं टीचर हूं, मेरा
एक्सपर्टीज है सब्जेक्ट में, बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस भी है, तो हो सकता है मैं जल्दी पहचान लेता हूँ कि बायां इधर गया दायां इधर गया। हम्म हो सकता है मैं जल्दी पहचान लेता हूँ ये विषम को कह रहा है, मतलब ये ऑड वन आउट का सवाल है। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट हम थोड़ी ना सर इतनी फास्ट कर पाते हैं, बात सही कही आपने, लेकिन फास्ट होना तो पड़ेगा। यदि आप अभी फास्ट नहीं कर पाते तो आज मैंने 21 क्वेश्चन करके दिखाए, आप शायद 16 ही कर पा रहे होंगे या 15 ही कर पा रहे होंगे। तो आपको भी फास्ट होना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड भी करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, तब आप फास्ट हो पाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए अब इस टाइमर को कर देते हैं बंद। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, दो ये वाले और दो पीछे छोड़े थे वो वाले। तो ध्यान से देखिए, एड्रेस मैचिंग का सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पता एक दूसरे के समान है। अब कह रहा है दो ऐसे पते हैं जो एक दूसरे के समान हो। अच्छा, ऑप्शन में 1 2 1 3 दे रखे हैं, तो यहाँ भी 1 2 3 4 ही लिखो, ABCD गलत लिख दिया हमारे टाइपिस्ट महोदय ने। अब कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, अब चीज़ों को आराम से समझिएगा। ध्यान रहे, एड्रेस मैचिंग की जब हम बात करते हैं तो डैश, कॉमा, स्लैश, ब्रैकेट, कोष्टक सब देख रहे होंगे, हु बहू एज इट इज मैच कराने होंगे। तो आइए मैच कराते हैं। इंग्लिश देख रहे हो तो इंग्लिश ही देखना, वही अर्जुन 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 अर्जुन, मेहता मेहता मेहता, ए डैश 101, ए डैश 101 सभी में है, कॉमा सभी में है, एमेराल्ड एमेराल्ड एमेराल्ड, टावर्स टावर, ये टावर्स है, ये टावर है, ये टावर है, ये टावर है, भैया टावर्स अलग है बाकी से, तो इसको हटा दो। फिर कॉमा सब में लग रहा है जी सर, फिर है सूरत सभी में सही है सर, फिर कॉमा लग रहा है, कॉमा 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 लग रहा है, 395001 395001 सभी में दे रखा है। तो फिर ये तो और यानी कि तीन तीन सेम हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है दया बताओ? अर्जुन मेहता अच्छा देखो, ये मेहता नहीं है, ये एम है, केवल एम डॉट लिखा है, ये नहीं मैच कर रहे, इसका मतलब 2 और 4 मैच कर रहे हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो फिर से एनालॉजी का सवाल है, इसका संबंध रीडिंग से है, तो इसका संबंध किससे होगा? तो देखते ही समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो देखो, इसे आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर जी से आर हुआ तो कितना प्लस हुआ, ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं सोचना। जैसे ही मैंने देखा कि मीनिंगफुल वर्ड लिखा है रीडिंग, तो मेरा दिमाग दूसरे डायरेक्शन में चलेगा, मेरा दिमाग ये बोलेगा रीडिंग कहीं इन्हीं से तो नहीं बना। हाँ सर ऐसे बना है, देखो रिवर्स पढ़ो, READING रीडिंग, इसको रिवर्स पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन की सही स्पेलिंग देख लेना, वही ऑप्शन ए में दी है करेक्ट आंसर। अब बचे हुए विकल्प कौन से, क्वेश्चंस कौन से थे भाई आपके? एक तो वो था पजल वाला, हाँ ये दो थे, एक ये था। इसमें हमने देखा A+1 B+1 CDEFGHIJKL, 1 पे 2 पे 3 पे 4 5, ये तो सब सही लिखे हैं नंबर। इसमें अलग ढूंढकर यदि निकालना है तो फिर एक ही बेसिस बनता है कि यहाँ पर एट दी रेट के चिन्ह की पुनरावृत्ति हुई है, मीन्स रिपीटेशन ऑफ दी सिंबल, दैट इज एट दी रेट 2 बार आया, बाकी कहीं पर भी कोई सिंबल 2 बार नहीं आया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाता है। और ये क्वेश्चन जो है, ये पजल का सवाल आपकी शिफ्ट में था नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से रख दिया फिर ये एक सवाल, ठीक है। हालांकि ये भी SSC में ही आया हुआ सवाल है, पजल का क्वेश्चन, फ्लोर वाली पजल है, आप देख ही सकते हैं। ABCDEF एक ही इमारत के 6 अलग अलग माले पर रहते हैं, नीचे की अब माला 1 है, उससे ऊपर 2, सबसे ऊपर 6 5 4 3 2 1, ऐसे करके हम उसे बना रहे होंगे। शुरू में हम पजल के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, विश्वास मानिए हम कम से कम 3 प्रश्नों का नुकसान कर चुके होते हैं। तो ये सही डिसीजन है, इसको स्किप कर देना, ठीक है। अब सवाल को पढ़ें, कहता है क्या E एक विषम क्रमांक वाले माले पर रहता है? तो सबसे पहले आप ना कॉलम बना लो, ऐसे करके कॉलम। उसने कहा E एक विषम क्रमांक वाले माले पर रहता है परंतु 5 पर नहीं, तो 1 पर रह सकता है, 3 पर रह सकता है, 5 पर नहीं रहेगा। तो विषम क्रमांक मतलब ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है ना E। इसके बाद कहता है E और C के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, ओनली 1 पर्सन रिसाइड बिटवीन E एंड C। E इधर है, C इधर है, एक व्यक्ति, E इधर है, C इधर है, एक व्यक्ति, E इधर है, C इधर है, एक व्यक्ति, ऐसे भी तो हो ही सकता है कि नहीं। आगे पढ़ें, कहता है DF के ठीक ऊपर रहता है। भैया DF के ठीक ऊपर आप अलग से लिख दो,
ठीक है। आगे कहता है बी सी के नीचे वाले माले पर रहता है, तो बी सी के नीचे नहीं आ सकता सर। बी सी के नीचे आ सकता है यहां यहां यहां, क्योंकि उसने ये नहीं कहा बी सी के ठीक नीचे रहता है, नहीं, बी सी के नीचे रहता है तो बी को हम सी के नीचे रखेंगे, लेकिन ठीक नीचे नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा। ए सबसे ऊपरी माले पर नहीं रहता है, मतलब ए सबसे ऊपर नहीं जा सकता, तो इन दो में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन रहता है ये पूछा है। अब मुझे ये बताओ डी और एफ एक साथ आने हैं, एक साथ जगह यहां खाली है, यहां खाली है, यहां खाली है, यहां खाली है, एक साथ आएंगे तो हम डी एफ को कहाँ रख दें। मान लीजिए हमने डी को यहां रख दिया, एक साथ आना ना, हमने मान लीजिए डी को यहां रख दिया और एफ को यहां रख दिया। सर ऊपर से भी तो रख सकते थे, हाँ सर, एक बार डी को यहां रख दिया, एफ को यहां, सी जहां था वहीं रहेगा, ई जहां था वहीं रहेगा। यहां देखें तो डी और एफ को एक साथ यहीं रखा जा सकता है, कोई और जगह नहीं है। अब देखो सी के नीचे बी को रहना है, तो सी के नीचे बी के लिए यहीं पर जगह खाली है और कहीं नहीं है, ठीक है। अब बच रहा है ए, वो ऊपर जाएगा, जबकि उसने मना किया है ए सबसे ऊपर रहता नहीं है, ठीक है। अब बी के सी के नीचे आना है बी, तो सी के नीचे बी यहां पर आ जाएगा, सी के नीचे बी यहां आ जाएगा। बचा ए सबसे ऊपर जाएगा, जो कि ऊपर जाना नहीं चाहिए, बचा ए जो कि यहां आ जाएगा, ये सही है। पूछता है सबसे ऊपरी माले पर कौन रहता है, तो भाई डी रहता है, डी ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूं ये 15 मिनट का चक्रव्यूह आपको बहुत मदद करेगा आपके आने वाले एग्जाम में। आपको हर हफ्ते इस तरीके की क्लास 2 मिला करेंगी, जैसा कि सर ने आपसे कहा था, मैथ में, रीजनिंग में, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये सेशन आपको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं अगली वीडियो जब आपके लिए लेकर आऊं तो और धमाकेदार धांसू वीडियो हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।